यूपीएससी ने ऑफर रीसेंट 2023 के लिए अपने फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। इस फाइनल रिजल्ट्स में अराउंड 1016 कैंडिडेट्स हैड बीन सक्सेसफुल। आज हमारे साथ हैं रैंक 13 मेधा। तो इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या रही है। सबसे पहले मेधा, आपको हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल्स की टीम की तरफ से कि आप यू हैव गॉट द डिजायर्ड सर्विसेज। हाउ इज़ द फीलिंग? मतलब अभी एक हफ्ते पहले एस्पिरेंट की जर्नी से अभी नाउ एन ऑफिसर की जर्नी, कैसा फीलिंग हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऑफ कोर्स इस फीलिंग को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बट इट्स अ लवली फीलिंग टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो बेसिकली मेधा, वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू फॉर द बिगिनर जो भी एस्पिरेंट हैं, तो उनके माइंड में क्यूरियोसिटी रहता है रिगार्डिंग देयर स्कूलिंग या ग्रेजुएशन। तो वो टॉपर्स के ग्रेजुएशन की स्कूलिंग के बारे में क्यूरियस रहते हैं। तो कैन यू प्लीज़ इन्फॉर्म अस आपकी अपनी बिगनिंग जर्नी, स्कूलिंग कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, एंड आपका ये ड्रीम जो सिविल सर्विसेज का, व्हेन डिड थॉट कम इन? सो मैं अलग अलग स्कूल से पढ़ी हूँ पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब्स की वजह से। तो मैंने मुरादाबाद से भी स्कूलिंग की है, उसके बाद सहारनपुर मेरठ में सोफिया गर्ल्स स्कूल था, सेंट मेरीज़ एकेडमी था, वहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है। उसके बाद मैंने HBTI कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है 2017 में। और ये ड्रीम काफ़ी पुराना है, क्लास 9 से 11th के बीच में से ये ड्रीम है। बट ये अगर मैं कहूँ कि कब से शुरुआत हुई, तो वो कॉलेज के बाद शुरुआत हुई और तब मैंने इसकी तैयारी शुरू की। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में माइंड में क्यूरियोसिटी रहती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें क्रैक करते हैं, स्टूडेंट एक पीयर प्रेशर लेते हैं। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डू यू टेक इस फाइनल रैंक पे आने के लिए? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी IRTS में मुझे रैंक के हिसाब से 311 रैंक पे IRTS मिला था, रेलवे ट्रैफिक सर्विस। देखिए, इसमें अपने आप को बांधिए नहीं, अपना बेस्ट दीजिए। आप कुछ चीज़ें लक पे होती हैं, हार्ड वर्क। मुझे लगता है कि सामान्यतः जितने भी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं वो सब हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो इस साल भी मे बी लिस्ट से बाहर हों, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कम किया था। सब ने अपनी मेहनत पूरी की थी, बट कुछ चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं और हमें मान जाना चाहिए। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखा होगा तो बेशक होगा, सेकंड में लिखा होगा तो भी होगा। गिव अप मत कीजिए और बहुत मेंटल स्ट्रेस और टॉर्चर में मत आइए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खूब पढ़िए। सो हार्ड वर्क, परसिवरेंस एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी हर एक एस्पिरेंट के लिए, राइट फ्रॉम उनकी जर्नी को आप देख के समझ सकते हैं। मैम, सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है कि स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी के लिए, गिवन द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, और मोस्ट क्रूशियल प्रीलिम्स का पार्ट है। जैसे आजकल पिछले 2-3 सालों में बहुत डाइसी नेचर ऑफ द पेपर आ रहे हैं, तो ये प्रीलिम्स का पार्ट आपने कैसे हैंडल किया, क्या रिसोर्सेज फॉलो किया, क्या स्ट्रैटेजी पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए आपकी थी? देखिए, प्रीलिम्स का स्टैटिक आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिपिन चंद्रा, ये वही सोर्सेज हैं जो हर कोई पढ़ रहा है। इसके साथ आपके करंट अफेयर्स का एक सोर्स होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। जो भी आपको मैगजीन ठीक लगती है विद न्यूज़पेपर, आप उसको इंश्योर करें कि आप उसे पढ़ते रहें। ये सब करने के बाद आता है मॉक टेस्ट का रेलेवेंस। इसमें भी देखिए, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि पहला ये कि आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करें, और दूसरा ये कि अगर कोई बहुत डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट है तो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि कभी कभी कुछ कोचिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट बना देती हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ना वो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की, ना उसमें कुछ होता है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा। और CSAT को आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब के समय में CSAT इज़ नॉट दैट ईजी। सो प्लीज़ उसके भी मॉक टेस्ट देते रहें। कैन यू प्लीज शेयर कि CSAT के लिए आपने पर्टिकुलरली क्या किया था? आई डिडंट नो कि अचानक से CSAT ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कभी CSAT के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया था, सिर्फ मॉक टेस्ट में देती थी। स्टडी मटेरियल मेरा कोई मेजर रहा नहीं उसके लिए, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस है आपका, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इंजीनियर है कर लेंगे। तो मैं हमेशा मैथ्स के सवाल करती थी एंड आई यूज्ड टू गेट प्रीटी गुड स्कोर। लेकिन इस बार आई हैड टू चेंज माई स्ट्रैटेजी मिडवे। मुझे लगा कि नहीं, इंग्लिश करना पड़ेगा। और काफ़ी लोगों ने मुझसे बात साझा की कि हमें भी ऐसा लगा कि अरे अब तो मैथ्स छोड़ना पड़ेगा, इंग्लिश ही करनी पड़ेगी। उन्हें मिडवे करना पड़ा। तो आप पहले से देख लीजिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, बट वहाँ पे चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आप मेंटेन करके रखें। मैम, फर्दर मेंस के लिए आपकी मेंस की इंटीग्रेटेड थी प्रीलिम्स या सैग्रीगेट आपने मेंस के लिए कुछ सेपरेटली किया था? एंड गिवन जैसा आजकल मेंस के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सारे बच्चे कहीं ना कहीं इक्वलेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उनका जो मेथोडोलॉजी लिखने का ऑल टुगेदर बहुत सेम है, सिमिलर है। अराउंड 1000 कॉपीज़ मैंने एवेलुएट की हैं, लेकिन सारे बच्चों की कॉपीज़ बहुत सिमिलर दिखती हैं। तो ऐसा आपको क्या लगता है डिस्टिंक्टिव आपने किया था जो इतनी ज़बरदस्त रैंक लेके आई हैं आप?
आई थिंक जो बिगिनर्स हैं एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर्स, उनको दिसंबर तक इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। बट जैसे जैसे जनवरी फेब आता है तो आप थोड़ा सा प्रीलिम्स की तरफ अपने आप को ओरिएंट कर लें। कम मॉक टेस्ट दें मेंस के, ज़्यादा मॉक टेस्ट दें प्रीलिम्स के इस टाइम में, और सीसैट को पढ़ते रहें। मुझे लगता है कि अब के समय में सिमिलर आंसर्स लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसे यूपीएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कोचिंग में क्वेश्चंस आते हैं वो कभी कभी थोड़े ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसका एक ही आंसर हो सकता है। बट यूपीएससी आपको बहुत ब्रॉड क्वेश्चन देती है। आप इंडिया को इतने साल बाद कहाँ देखते हैं? अब मैं कहीं भी देख सकती हूँ, और वो मेरा एक अपना सोचने का तरीका है, और वो मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। हर बच्चे का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। तो आप सेम बुक पढ़ के अगर दो दोस्त भी बैठे हैं और उन्होंने आंसर लिखा है, तो आप देखेंगे उसमें एक डिफरेंस दिखता है पर्सपेक्टिव का। आपको लग सकता है कि अरे ये तो बात बहुत नॉवल थी, मैंने तो सोचा ही नहीं। तो आप अपनी उस इंडिविजुअलिटी को ना खोएं। अगर आपको लगता है कि कोचिंग वाले आपको उस इंडिविजुअलिटी को खोने के लिए कह रहे हैं, आप मत खोइए, आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे रहिए और बस पढ़ते चलिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैम एक और पर्सपेक्टिव, जो मेंस की आंसर राइटिंग जनरली इधर हम पैराग्राफ फॉर्म में जाते हैं या बुलेट पॉइंट्स या पिक्चर्स इमेजेस का, तो उसमें अप्रोच क्या था आपका? मेरा बुलेट्स था, क्योंकि मुझे लगता था वो मेरा तरीका है। आप अपना तरीका ढूंढें, किसी का भी तरीका अपना ना बनाने की कोशिश करें। अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं, आप पैराग्राफ में लिखिए। कंटेंट सही होना चाहिए, जो सवाल पूछा है उसका जवाब होना चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट है। बाकी मैप्स बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, वो तो सब है ही। और रिसोर्सेज सिमिलर प्रीलिम्स के थे या सेपरेटली मेंस के लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजाइज किया था, बुक्स या करंट अफेयर के रिसोर्सेज? मैंने विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से नोट्स निकाल लिए थे मेंस के लिए। टॉपिक वाइज मेरे पास डिजिटल नोट्स थे, तो जब ये रिजल्ट आया तो मेरे पास GS2 GS3 के प्रॉपर नोट्स थे। मेरा काम सिर्फ उनको रिवाइज करने का रह गया था। मैंने मल्टीपल रीडिंग्स उनको पढ़ी। इवन फोरम के मैंने जब टेस्ट दिए थे, तब भी मैंने उन टेस्ट फोरम के थे, मटेरियल विजन का था, और उससे मैंने अपना मटेरियल निकाल लिया था। क्योंकि हाँ, वैसे ही देखिए, जब बहुत अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आप हर कोचिंग के पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से हेल्प ली होती है। तो आप ऐसा कुछ बना लीजिए। और डिजिटल नोट्स में फ़ायदा ये है कि आप उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। उसको रिवाइज करिए, आंसर्स लिखिए। आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। बिना आंसर लिखे आप वो लेवल ऑफ एक्सेलेंस नहीं अचीव कर पाएंगे। फाइनली जो थर्ड स्टेज है इंटरव्यू के लिए, उसके लिए आपने कुछ सेपरेटली प्रिपेयर किया था, मॉक इंटरव्यूज़, या जो पैनल में आपका एक्सपीरियंस था फाइनली एंड यूपीएससी, वो कैसा? मैंने काफ़ी मॉक्स दिए थे और पैनल भी अच्छा था। यहाँ से वहाँ डिफरेंस होता है। और मॉक्स मुझे लगता है इसमें भी देखिए, दो आपके व्यूज़ हैं। एक है कि आप बहुत ज़्यादा मॉक्स दीजिए, दूसरा है कि नहीं, मैं सिर्फ 1 या 2 मॉक्स देता हूँ और उसमें अपना कॉन्फिडेंस गेन करके निकल जाता हूँ। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मुझे लगता था कि मैं जितने मॉक्स दूँगी उतने मुझे पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। आई थिंक वो यूजुअली काम किया है पहले। कोई स्पेसिफिक एरिया जो उसमें पैनल आपके इंटरव्यू के टाइम पे फोकस कर रहा हो, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको याद हो कि उन्होंने पूछा हो? मुझसे बीच में थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग पे पूछने लगे थे और वो मुझे ज़्यादा आता नहीं था। तो मैंने फिर कह दिया कि सर, मैं अब मुझे याद नहीं है, 2017 में से पहले पढ़ा था, तो अब वो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही सब याद है अब तो। ओवरऑल बोर्ड वाज कॉर्डियल? हाँ, बोर्ड वाज कॉर्डियल, डेफिनेटली। और मैम प्रीलिम्स और मेंस का जो जर्नी होता है, टाइम पीरियड जो आपने प्रीलिम्स एग्जाम अभी दिया, फिर मेंस, तो एक इमोशनल टर्मोइल रहता है। नो मैटर कितना भी आपने अच्छा दिया हो, एक डाइसी सिचुएशन रहती है, तो वो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया है? देखिए, प्रेशर तो हैंडल करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कहें कि नहीं, मुझे बहुत कैजुअली इस एग्ज़ाम से निकल जाना है, वो होगा नहीं। आपने जब प्री का प्रेशर लिया तो वो बहुत ज़्यादा हाई था। जब आपको लगा कि प्री निकल गया है तो वो एक थोड़ा लो हुआ, बट फिर एकदम से स्पाइक करेगा, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं मेंस की तैयारी करनी कैसे है। आप आंसर देते रहिए। प्रेशर रिलीज़ करने के तरीके वही हैं कि एक कॉन्फिडेंट को अपने बात करते रहिए, शांत रहिए, वॉक करिए, बट प्रेशर तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं आगे प्रेशर ही प्रेशर है। तो ये आपकी ट्रेनिंग है एक तरीके से। इनिशियल स्टेज है आपका, एग्जाम इज जस्ट प्रोटोटाइप है, फर्दर आप आगे 20-30 साल क्या करते हो। तो राइट मैम, सिलेबस बहुत वास्ट है यूपीएससी, ऑल टुगेदर कंसाइज रखना, करंट अफेयर का बहुत रोल है, तो कितना इंपॉर्टेंस है नोट मेकिंग का? आपकी जर्नी में नोट मेकिंग आपने की थी, या क्या अप्रोच था नोट्स मेकिंग के लिए? वो अगर आप कोई बिगनर एस्पिरेंट को बता सकें। देखिए, बिगनर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फ़र्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाएं। आप कुछ समय दीजिए, जब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको समझ आएगा नोट्स बनाने किस चीज़ के हैं। मैंने अपने साथ में कुछ बच्चों को देखा है, वो नोटबुक नोट्स बना लेते हैं, बट आप उसको कैसे पढ़ेंगे? आपने पूरी किताब छाप दी है, तो इससे अच्छा तो वो किताब ही थी, एटलीस्ट वो फॉन्ट था, एक टाइप किया हुआ था, स्पेसिंग थी, हेडिंग थी।
आप ऐसा ना करें, आप थोड़ा समय दीजिए, जब आपके एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सेट हो जाएं फिर आप नोट्स बना लीजिए। तो मैंने आपको जैसे बताया, मैंने डिजिटल नोट्स बनाए थे GS वाइज, और वही काम आए मुझे इनमें। तो मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था यूपीएससी के लिए? सोशियोलॉजी। ऑल थ्रू आउट 5 अटेम्प्ट्स यू हैव गिवन, तो उसका अप्रोच क्या था, रिसोर्सेज आपने क्या फॉलो किए? मोहापात्रा सर के नोट्स थे, उसके अलावा इग्नू के मैंने पढ़ लिया था, और हैरोलम्बस भी मैंने पढ़ ली थी। और मैंने इंश्योर किया कि इस बार मैं टर्मिनोलॉजीज़ याद करूँ, इंश्योर करूँ कि मेरे आंसर्स GS से डिफरेंट हो। बहुत बार ऐसी गलती हो जाती है कि आपको लगता है कि अगर आपसे पूछा है कि लीनियर्स और डिसेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको एक GS के आंसर की तरह बना देते हैं कि जो सीधा लीनियर है वो लीनियज है, और जब आप उसको एक ट्री की तरह देखेंगे तो वो डिसेंट है। बट आपको उसमें थोड़ा सा थिंकर्स का पर्सपेक्टिव डालना पड़ेगा, एक उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कंक्लूजन आप कैसे लिखते हैं, ये सब बातें आंसर राइटिंग से आपको आएंगी। तो आपने वंस एक अपना बेसिक मटेरियल पढ़ लिया है, आप उसी पे अब आंसर राइटिंग करें, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखें और देखें क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को प्रिपेयर करके रखें। कुछ बाउंसर्स डेफिनेटली आएंगे, रेडी रहिए उसके लिए, बट जो हर कोई सही कर रहा है वो गलत करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यही अप्रोच बस रहेगी। फंडामेंटल नेसेसिटी क्या होनी चाहिए अगर ऑप्शनल एक बच्चा चूज करना चाहता है? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप थे, यू हैव चोजन ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो क्या फंडामेंटल नेसेसिटी हो जिसके भी यहाँ पे एक स्टूडेंट जो है अपने ऑप्शंस को चूज करे? एक कि वो रिवॉर्डिंग है कि नहीं, और दूसरा आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो यू विल बी एबल टू डू वेल। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप ले लें तो फिर वो अगेन प्रॉब्लमेटिक है। और अगर मार्क्स ही नहीं मिल रहे हैं तो आप कितना भी इंटरेस्ट ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दो चीज़ें का मिक्स होना चाहिए। एंड फर्दर एथिक्स और एसे का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट बच्चे डालते हैं, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट हम एथिक्स और एसे से निकाल सकते हैं। तो एथिक्स के लिए क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे आपने, एंड बियॉन्ड दैट एथिक्स को अप्रोच कैसे किया था? जैसे टीचर अब तो क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने लेक्सिकन की भी थोड़ी सी मदद ली थी, क्योंकि सबने कहा था उसमें टर्मिनोलॉजीज़ की वो मिल जाती है, तो इट वाज अ गुड अप्रोच और उसको यूज़ किया था। बहुत ज़्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चंस का आंसर्स लिखा था, टॉपर्स की आंसर कॉपी देखी थी। उसके अलावा मैंने एक एथिक्स की बुकलेट देखी थी और उससे मैंने नोट्स निकाल लिए थे चैप्टर वाइज। आई थिंक अतुल गर्ग सर के वो नोट्स थे, उसमें से मैंने उनके क्लासेस में से नोट्स निकाल लिए थे, तो इट रियली हेल्प मी। फर्दर एसे का जो आजकल 2-3 सालों से नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत फिलोसफिकल, उनको डिकोड करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, तो एसे को आपने कैसे हैंडल किया था? एसे पार्ट एक तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप फिलॉसफी में घुस सकते हैं, क्योंकि वो बहुत वाइड है और उसका बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अपना टॉपिक ध्यान से चूज़ करिए, डाइवर्स व्यू पॉइंट्स रखिए और एक स्ट्रैटेजी अपनी खुद की बनाइए। अब यूजुअली दूसरे की स्ट्रैटेजी हम हर किसी के लिए काम नहीं करती है, तो जैसे आप उसमें बना लीजिए कि आप किस किस अप्रोच को फॉलो करेंगे। जब आप वो बना लेंगे तो आपको ऐसे लिखना आसान हो जाएगा। बियॉन्ड स्टूडेंट जनरली आता है तो एक माइंड में डाउट रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके कि कोचिंग के थ्रू ये सिलेक्शन होगा, या भी एक नया ट्रेंड है कि बिना कोचिंग के भी। तो कोचिंग, मेंटरशिप या फिर मॉक्स का कितना रोल है एक स्टूडेंट के लिए? अगर एक बिगिनर एस्पिरेंट को आप एडवाइस देना चाहें तो इसमें क्या रोल हो सकता है इनका? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो आपको खुद से करना पड़ेगा। आप कोशिश करिए कि आप समझिए चीज़ों को, अगर नहीं समझ में आता है तो किसी की हेल्प ले लीजिए। तो यही एक मापदंड है जिससे आप वो कर सकते हैं। बियॉन्ड मैम एग्ज़ाम बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज़्यादा हैं, एक एवरी सेकंड इंडिविजुअल उतना ही कॉम्पिटेंट है। क्या एक इंडिविजुअल का प्लान भी होना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विसेज? देखिए, होना तो चाहिए, लेकिन हर किसी का होना पॉसिबल नहीं होता है। बट हाँ, आप मेंटली इस बात को ध्यान रखिए कि ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, और उसके बाद उससे एग्जिट के लिए भी आप रेडी रहिए कि अगर कुछ भी हेवायर जाता है तो ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने बोला कि आप यू आर फाइनली सिलेक्टेड इन द इंडियन रेलवेज, तो ये फर्दर जो 2-3 सालों की जर्नी थी इसमें आप प्रिपरेशन में कंटिन्यू की, तो जॉब के साथ कैसे हैंडल किया? बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो वर्किंग है, हाउ दे हैव हैंडल्ड दिस सिचुएशन कि कैसे प्रिपरेशन यूपीएससी जैसे एग्जाम, डायनेमिक एग्जाम को हैंडल करें, तो उस पर कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइन, इफ आई वुड से आपकी जो गाइडलाइन थी वो अगर बता सकें तो? आई थिंक एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होना चाहिए। आप जब टारगेट मीट कर लें तो गिव योर सेल्फ अ कैरेट। तो अगर आपको कोई भी, अगर आप फूडी हैं तो आप खाना खा लीजिए, अगर आप मूवी बफ हैं तो मूवी देख लीजिए।
तो वो आपके जॉब के साथ आपको हेल्प करती है। जैसे अगर आपने वीक का प्लान अचीव कर लिया तो गिव योर सेल्फ अ ट्रीट, यू डिज़र्व इट। एंड अगर नहीं किया तो स्किप इट। तो नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी और आपका मेंटल हेल्थ भी कहेगा कि नहीं नहीं लेट्स डू इट। वो एक पैनकेक खाना है जिसके लिए मैं वीक से वेट कर रही हूँ, तो लेट्स डू इट। ऐसी एक अप्रोच रखिए, प्लस टाइम निकालना आपको पड़ेगा। अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको एग्ज़ाम में बैठना है, और तो एक फुल शॉट आप दीजिए पूरी मेहनत करके। जैसे हम लोग की दिन भर को वो रहती थी ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के बाद का समय वो होता था जब हम लोग पढ़ लेते थे। तो आई रिमेंबर रात के 3-4 बज जाते थे आंसर राइटिंग इसमें उसमें। कभी कभी नींद नहीं आती थी 5-6 बजे तक, और 9 बजे अगली क्लास होती थी। तो 9 बजे के पहले आप एकदम भागते दौड़ते संभाव फ्रेशन अप होते होते पहुंचते थे क्लास, और क्लास में ऐसा होता था चल क्या रहा है, तो आपको एक आध चाय वगैरह पीनी पड़ जाएगी। बट दैट्स ऑल राइट, वो पार्ट एंड पार्सल है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग एंड ऑफ कोर्स ग्रेटफुल टू गॉड। सो आप अपना उसी हिसाब से चॉकआउट कर लीजिए कि क्या आपको सूट करता है, और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। बेसिक तो हमें एक फाइट देनी है। चैलेंजेस सबके साथ है, जो सिलेक्टेड है नॉन सिलेक्टेड है, सबके साथ चैलेंजेस है। बस उसको आप हैंडल कैसे करते हैं ये आपकी परस्यूट पे डिपेंड करता है, एंड फाइनली अल्टीमेट जो आपका सिलेक्शन है इसी पे डिपेंड करेगा। नाउ मेरा लास्ट पॉइंट है कि 16 जून को हमारा प्रीलिम्स अप्रोच हो रहा है, या जो भी नए एस्पिरेंट बिगिन करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ शॉर्ट समराइज में की नोट अगर आप देना चाहें कि क्या गलतियां ना करें, किन स्ट्रेंथ को फॉलो अप करें। स्टैटिक पार्ट को अच्छे से कर लें, मॉक टेस्ट खूब ज़्यादा दें, सीसैट को इग्नोर मत करिए, टाइम मैनेज कर लीजिए। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे इसे फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, बट एक रेंज होनी चाहिए। किसी का वो रेंज मे बी 70 to 80 हो सकता है, बट आपका रेंज वो 85 to 95 हो सकता है, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। और सीसैट में अप्रोच अपनी चेंज करने के लिए रेडी रहें आप। ऐसा हो सकता है कि मैथ्स के धुरंधर हों, बट वहाँ जाके आपको इंग्लिश करनी पड़े, या वाइस वर्सा। जस्ट बी रेडी फॉर इट, और अपना बेस्ट दीजिए, परेशान मत रहिए, और खूब खुश रहिए। बस यही। सो थैंक यू सो मच मेधा। थैंक यू। फुल आप लाप्सना में फिर से एंजॉय करें फाउंडेशन कोर्स, और एक प्रॉस्परस वी आर विशिंग कि एक कमिटेड जो सिविल सर्वेंट हमारी कंट्री के लिए वो मेधा के रूप में मिले। सो थैंक यू सो मच मेधा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।